हाउ डज इट फील टू बी अ फैमिली ऑफ अ आर्मी मैन जब ये वार या कन्फ्लिक्ट चलता है बॉर्डर पे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है और इंडियन आर्मी ने और सारी सेनाओं ने मिल करके एक करारा जो प्रहार किया था जो पाकिस्तानी आतंकी और उनके सेना के ऊपर भी किया। सो उस टाइम पे कैसा एक माहौल होता है आर्मी के फैमिली में? क्योंकि एक तो प्राइड फील होता है कि नहीं, आई बिलोंग टू अ फैमिली हु इज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और एनिमी कंट्री ऑन द बॉर्डर, बट कहीं पे वो थोड़ा डर भी रहता होगा। तो ये दोनों फीलिंग्स हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। ऑफ कोर्स समवन, यू ऑलवेज हैव द फीलिंग कि यू नो लूजिंग someone from your family and someone who is everything for the family. Father, mainly father, क्या है कि वो ना जो man of the house who is doing everything, you know, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए, वो तकलीफ तो होती है, वो सैडनेस तो है, बट एक प्राइड, बहुत ज्यादा प्राइड होता है। इफ यू आस्क एनी फैमिली, किसी भी आर्मी ऑफिसर की फैमिली से आप पूछोगे ना, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ प्राइड। उनको मतलब एक कहते हैं ना कि अजीब सी गुड फीलिंग होती है when their husbands are there and securing the nation. सबके लाइफ में एक रोल प्ले करता है, भले हमको पता हो ना पता हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर आप उसको थोड़ा ब्रेक करें कि होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है सबके लाइफ में। See, emotional intelligence, it's not only in your family or in your relation. Emotional intelligence आपको सड़क पे चलने के लिए भी सही इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप सही इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं यूज करोगे तो आप कोई 4 बार हॉर्न बजाएगा उसको उतर के पीटने लगोगे। यू नो, यू डोंट लाइक दैट। रेड लाइट पे अगर आपको बहुत देर तक खड़े होना पड़े तो वहीं आप गुस्सा होने लगोगे। किसी ने, आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो कि सडनली किसी ने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलाया, आपको उसी बात पे गुस्सा आ जाएगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत सिंपल वे में, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कि आपका जो रिएक्शन है किसी के एक्शन से वो कैसा है। तो यही सबसे बड़ा पहला स्टेप है कि मुझे सेल्फ अवेयर होना है कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी है। तो ये एक्सेप्टेंस लाना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम अपनी कमियां गिनने में हमेशा पीछे रहते हैं। दूसरों की गिनने में तो हम बहुत आगे रहते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा था, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट वी नेवर लुक एट आवरसेल्फ। हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो इसको सुधारने का सबसे आसान तरीका है कि सुधारना वर्ड पहले अपने ऊपर वो करना पड़ेगा, कि सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, आई नीड टू इम्प्रूव। तो यही पहला स्टेप है। क्या है चाइल्ड पेरेंटिंग एंड इनिशियल अपब्रिंगिंग के मायने क्या है किसी भी बच्चों के जीवन में, पेरेंट्स के जीवन में, और कैसे वो सबकी लाइफ में एक खुशहाली ला सकता है? एक्चुअली क्या देखा जाए ना, अगर हम देखें तो हमारा जो कल्चर रहा है ना, वी आर वेरी रिच दैट वे। हमको ना मॉडर्न होने की नहीं, हमको शायद बहुत पीछे जाने की ज़रूरत है। बहुत पीछे इसलिए जाने की ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि अगर आप अभिमन्यु को देख लें, अभिमन्यु की कहानी सबको पता है, सब लोग मोस्टली जानते हैं कि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ से सीखा था कि कैसे हमको चक्रव्यूह को तोड़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले अगर आप चाहे सती और शिव जी की स्टोरी को सुने तो उसमें भी हमेशा दिखाया है कि कैसे उन्होंने सती की रिस्पेक्ट की है, कितनी इज्जत की है। अगर मैं सुबह अपने बच्चे को 5 बजे उठाना चाहती हूँ तो मुझे 4:45 बजे उठना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को जगा करके और जाके बिस्तर तान के फिर सो गई मैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर 5 बजे, 4:45 बजे आप अपने बच्चे को उठाना है तो आपको 4:45 बजे उठना पड़ेगा। सो डिसिप्लिन करने के लिए पहले खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ योर चाइल्ड, आप कहते हैं ना, बच्चे हमारा आईना होते हैं। मेरी अपनी फैमिली का एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो 2.5 साल का बच्चा है, उसको माँ बाप क्या करते हैं, जब खाना नहीं खाता तो मोबाइल चला के दे देते हैं, तो वो चुपचाप मोबाइल देते देते पूरा खाना खाता है। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश कि मेरे बच्चे ने खाना खा लिया, बट उसके वो रिजल्ट का उनको आइडिया नहीं है कि कितना आगे जाके सीरियस होने वाला है। रिलेशनशिप कोच भी है आप, इसकी जरूरत कहाँ से आ गई? आजकल आपको पता होगा, मैं आपको बताऊं, डिवोर्स के केसेस, यस, मतलब शादियां कम हो रही हैं, डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है श्रीमती प्रीति त्रिपाठी जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप कोच है। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग एंड चाइल्ड पेरेंटिंग।
सो आइए मिलते हैं मिस प्रीति त्रिपाठी जी से। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, इट्स माय प्लेजर एंड टू होस्ट पीपल लाइक यू, Thank जो you. कि आप एक सोसाइटी के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जागरूकता बहुत सारे मुद्दों पर फैला करके। तो इसके लिए मैं और मेरे ऑडियंस आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू। सो मैम, इससे पहले कि हम जो टॉपिक है उसके डिस्कशन में जाएं, अगर आप एक अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका इनिशियल लाइफ कैसा रहा, कहाँ पे आप पली बढ़ी, आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा, हाँ। और उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा आपके लाइफ पे, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और इतना अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस, पेरेंटिंग एंड साइकोलॉजी आज के ज़माने में, आजकल जो आपने देखा होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। Yes. स्टूडेंट्स और इनफैक्ट एल्डरली भी लोग बहुत ज़्यादा उस परेशान हैं। Yes. चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के देख लीजिए, चाहे वो बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स देख लीजिए, एजुकेशन को लेके देख लीजिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ऐसे टॉपिक को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश की। It's my pleasure, ma'am. और सोसाइटी में इस चीज़ को लाने की कोशिश की। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन इज़ लाइक, आपने जैसे मेरे चाइल्डहुड या अर्ली लाइफ के बारे में बात किया। सो मैं एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स पहले उसको खलीलाबाद बोलते थे, आजकल उसका नया नाम हो गया है संत कबीर नगर। Okay. सो मैं वहाँ से हूँ और मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ वहाँ पे हुआ है। एंड मेरे जो पेरेंट्स की साइड से जो चीज़ें मुझे अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से जो चीज़ें मिली हैं, वो ये सारी चीज़ें शायद वहाँ से मैंने इनहेरिट किया है, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन का और लोगों की हेल्प करने का, उनसे मैंने ये बहुत सारा चीज़ें इनहेरिट किया है। और मुझे इतनी छोटी जगह में रहने के बाद भी मेरे पेरेंट्स ने, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, मतलब तब शायद गर्ल चाइल्ड के लिए उस जगह पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, बट मेरे फादर ने और मेरे मदर ने जितना भी कर सकते थे, उन्होंने मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन के लिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, जो एनीथिंग विच आई वांटेड, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड हेल्प्ड मी। सो दैट वाज माय चाइल्डहुड। एंड अबाउट माय पेरेंट्स, आई कम फ्रॉम अ बिजनेसमैन बैकग्राउंड, तो मतलब टिपिकल उस तरह से। ओके। और दूसरे साइड जब आप वहां से निकल करके आई तो आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ, हाँ जी, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि नहीं, एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करना, हम सब ये जानते हैं कि नहीं, ट्रांसफरेबल जॉब होता है, आप अक्रॉस इंडिया जाते हो और वहाँ के तरीकों को सीखते हो, बट उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यस ऑफ कोर्स। मेरी आई गॉट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर एंड मतलब वो सेकेंड जनरेशन आर्मी, मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में ही थे। Okay. हाँ जी, और फिर मेरे हस्बैंड। सो ऑफ कोर्स वी ट्रैवल ऑल अक्रॉस द कंट्री। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आर्मी का जो ये एक तरह से ट्रांसफरेबल जॉब है, ऑफ कोर्स यू आर टोटली अनसेटल्ड ऑल थ्रू आउट द ईयर, हमेशा ही आप एक जगह से दूसरी जगह, बट ये इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आप नॉर्मली, क्या होता है, किसी शहर में आप घूमने जाते हो, आप 6 दिन 10 दिन 15 दिन कहीं घूमते हो और आप चले आते हो। लेकिन आर्मी, एक तो आर्मी का दैट इज़ नोन, बाहर भी सबको पता है कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के लिए आर्मी फेमस है। सो वो सारी चीज़ें भी आप सीखते हो। एंड सेकेंडली, आप जहाँ पे जाते हो, यू लिव दैट कल्चर। लाइक इफ यू आस्क मी, आई हैव लिव्ड इन लद्दाख, आई हैव लिव्ड इन असम, आई हैव लिव्ड इन यूपी, आई हैव लिव्ड इन लॉट ऑफ प्लेसेस इन द कंट्री। तो वहाँ पे क्या है, मुझे इट्स नॉट ओनली कि मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखा है, आई हैव लिव्ड दैट कल्चर, मैंने उस कल्चर को एक्सपीरियंस किया है। तो वो क्या है, आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड करता है और तरह तरह के लोगों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को समझने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है आर्मी में होने से। ओके। दूसरे साइड थोड़ा सा हम ऑफबीट जा रहे हैं, जो हमारा कोर टॉपिक है, क्योंकि करंट है तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, हाउ डज इट फील टू बी अ फैमिली ऑफ अ आर्मी मैन जब ये वार या कन्फ्लिक्ट चलता है बॉर्डर पे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है और इंडियन आर्मी ने और सारी सेनाओं ने मिल करके एक
करारा जो प्रहार किया था, जो पाकिस्तानी आतंकी और उनके सेना के ऊपर भी किया। सो उस टाइम पे कैसा एक माहौल होता है आर्मी के फैमिली में? क्योंकि एक तो प्राइड फील होता है कि नहीं, आई बिलोंग टू अ फैमिली हु इज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और एनिमी कंट्री ऑन द बॉर्डर, बट कहीं पे वो थोड़ा डर भी रहता होगा, या कैसा फील होता है? नहीं, सर्टेनली देखिए, बाहर सबके लिए तो एक सोल्जर है कि ही इज मेंट टू फाइट, ठीक है, कहते हैं ना कि हाँ सोल्जर है तो वो लड़ेगा ही, लेकिन उसका अपना परिवार भी है, उसके बीवी बच्चे भी हैं। कहते हैं ना कि अगर आपकी वाइफ हाथ में चूड़ियां और सिंदूर पहन के अपने घर में बैठी हुई है, लेकिन उसके लिए किसी और ने अपना सिंदूर को सैक्रिफाइस किया है, किसी और ने अपने, आपका बच्चा अगर आज अनाथ नहीं है तो किसी और ने शायद अपने बच्चे को अनाथ करने के लिए बॉर्डर पे खड़ा है और तैयार है अनाथ करने के लिए। उसको कोई इस बात का वो नहीं है, मलाल नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है इस बात का। तो आर्मी एक्चुअली आपको ना ऐसा शेप कर देती है बचपन से ही, क्योंकि एक बच्चा जब आर्मी में जाता है ना, एक्चुअली बच्चा ही जाता है, बिकॉज एक 16 और 17 साल का बच्चा एनडीए में चला जाता है एट दैट एज ओनली, और उसके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसी देश के लिए प्रेम या कुछ भी कह लो, ऐसा भर जाता है कि फिर वो और कुछ सोचता नहीं है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग फैमिली वाले भी ना, जब हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड या हमारी कोई भी ऐसे लोग जब बॉर्डर्स पे या वो जाते हैं ना, वी नेवर फील बैड अबाउट इट, वी फील सो प्राउड दैट समवन यू नो फ्रॉम माई पार्ट, समवन फ्रॉम माई फैमिली हु इज फाइटिंग फॉर द नेशन, हु इज यू नो रेडी टू डाई फॉर द कंट्री। सो ये दोनों फीलिंग्स हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। ऑफ कोर्स समवन, यू ऑलवेज हैव द फीलिंग कि यू नो कि losing someone from your family and someone who is everything for the family, father, mainly father, क्या है कि वो ना जो man of the house who is doing everything, you know, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए, वो तकलीफ तो होती है, वो सैडनेस तो है, बट एक प्राइड, बहुत ज्यादा प्राइड होता है। इफ यू आस्क एनी फैमिली, किसी भी आर्मी ऑफिसर की फैमिली से आप पूछोगे ना, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ प्राइड। उनको मतलब एक कहते हैं ना कि अजीब सी गुड फीलिंग होती है when their husbands are there and securing the nation. Nice. अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि हर आदमी या हर एक औरत, चाहे जो भी है, बच्चा है, बड़ा है, सबके लाइफ में एक रोल प्ले करता है, भले हमको पता हो ना पता हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर आप उसको थोड़ा ब्रेक करें कि होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है सबके लाइफ में? See, emotional intelligence, it's not only in your family or in your relation. Emotional intelligence आपको सड़क पे चलने के लिए भी सही emotional intelligence चाहिए, क्योंकि अगर आप सही emotional intelligence नहीं यूज करोगे तो आप कोई 4 बार हॉर्न बजाएगा, उसको ही उतर के पीटने लगोगे। यू नो, यू डोंट लाइक दैट। रेड लाइट पे अगर आपको बहुत देर तक खड़े होना पड़े तो वहीं आप गुस्सा होने लगोगे। किसी ने, आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो कि सडनली किसी ने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलाया, आपको उसी बात पे गुस्सा आ जाएगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत सिंपल वे में, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कि आपका जो रिएक्शन है किसी के एक्शन से वो कैसा है, आप कितना कामली और कितना अंडरस्टैंड करके उस आप रिएक्शन दे रहे हो, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सिंपल एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ कि जैसे एक कपल का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो इफ समवन इज लाइक यू नो कि बस उसको लेकर रोए ही जा रहा है, सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ वो कर दिया है, वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस सोचिए कितनी खराब है इंसान की, कि एक ब्रेकअप हो गया या कोई किसी को छोड़ के चला गया तो इंसान ने अपना जीवन ही जीना छोड़ दिया है, और कहीं एक दूसरी तरफ एक कोई और इंसान है कि ठीक है, उसको भी दुख है कि कोई रिश्ता टूटा है, कोई रिलेशन ब्रेक हुई है, कुछ हुआ है, उसको भी बहुत दुख है, उसको भी बहुत तकलीफ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, मतलब लेट यू नो लाइफ तो हमको जीनी है। सो दिस इज द डिफरेंस, इमोशनली इंटेलिजेंट होना और इमोशनली वीक होना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि आपको हर सिनेरियो में, हर स्टेप पे, हर जगह, बीट एनीवेयर, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मेन मतलब यह है कि आपका रिएक्शन दूसरे के एक्शन से क्या है, दैट इज प्योर एंड सिंपल इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हाउ समवन कैन improve their emotional intelligence or well-being? Let's suppose I am reacting to certain situation in a negative way or in a way which is not expected out of me. हिंदी के ऑडियंस के लिए बेसिकली मैं
किसी भी चीज पे ऐसे रिएक्ट करता हूँ जैसे कि मुझे नहीं उम्मीद की जाती है मेरे से, वैसा मैं बिहेव करता हूँ। जैसे आपने बोला कि पीछे से किसी ने 4 बार हॉर्न बजा दिया, वो उसका एक्शन था, बट क्या वो जरूरी था कि मैं उस तरीके से इरिटेट होकर उस पर रिस्पॉन्स करूं या उतर करके गाड़ी से और उससे फाइट करने लगूं, जो रोड रेजेज में होता है और ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। सो उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ अपने लाइफ में? सबसे पहली बात तो ये है, जो आपने वर्ड यूज किया सुधार सकता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये रियलाइज होना चाहिए कि मुझे सुधारने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? सही बात कि है। हमें ये पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करना है। मेरा ये रिएक्शन, मुझे ये समझ आना चाहिए कि ये रिएक्शन मेरा ठीक नहीं था। बीट आपने कई बार झगड़े ऐसे देखे होंगे कि किसी ने घर के बगल में, मैंने एक्चुअली सुने हैं ये झगड़े, कि किसी के घर के बगल में किसी ने एक ईंट टेढ़ी रख दी और पूरे का परिवार को मार के खत्म कर दिया। अब आप समझ रहे हो, एक छोटी सी बात, इट्स सच अ स्मॉल थिंग, लेकिन अब कितना बड़ा लैक है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि मुझे इसको सुधारने की जरूरत है, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे ठीक करने की जरूरत है। तो यही सबसे बड़ा पहला स्टेप है कि मुझे सेल्फ अवेयर होना है कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी है। तो ये एक्सेप्टेंस लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम अपनी कमियां गिनने में हमेशा पीछे रहते हैं। दूसरों की गिनने में तो हम बहुत आगे रहते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा था, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट वी नेवर लुक एट आवरसेल्फ, हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो इसको सुधारने का सबसे आसान तरीका है कि सुधारना वर्ड पहले अपने ऊपर वो करना पड़ेगा, कि सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, आई नीड टू इम्प्रूव। तो यही पहला स्टेप है। बट एक आदमी है या कोई भी एक इंसान है जो एक मान लीजिए 30-35 साल 40 साल का है और वो एक सर्टेन वे में बिहेव करते हुए आया है और उसको आज तक रियलाइज नहीं हुआ, तो वो कैसे रियलाइज करे, या उसके लिए क्या कहीं पे एक सीड ऑफ थॉट बोया जा सकता है, कहीं पे उसको थोड़ा सा बताया जा सकता है कि नहीं आपको सुधार की जरूरत है, और वो किस तरीके से बताया जाए ताकि वो एक्सेप्ट करे? जो आपने बोला मैं भी वही मानता हूँ कि गलती तभी सुधारी जाएगी जब मैं ये स्वीकार कर लूं कि मैंने गलती की है। तो उसके लिए क्या है आपका राय? फर्स्टली तो ये चीज़ अगर दिमाग में आई है कि भाई ज़रूरत है, ठीक है, आसपास के लोगों को भी बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि अगर किसी एक का बिहेवियर इस तरह से है कंटिन्यूअसली, तो आसपास के लोग उसके सारे इस बिहेवियर को हमेशा फेस करते होंगे। एक फैमिली में कोई इस तरह से हर वक्त रिएक्ट करने वाला इंसान हो, तो आप सोचिए उस फैमिली की क्या सिचुएशन होती होगी। तो आसपास के लोगों को भी उनको सेल्फ अवेयर कराने की ज़रूरत है, एंड इफ़ रिक्वायर्ड दे शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प। अगर ऐसी जरूरत लगती है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो उनको प्रोफेशनल हेल्प भी लेने की जरूरत अगर पड़ती है तो ले लेना चाहिए। एक हमारे यहाँ टैबू है कि कि साइकोलॉजी या इमोशनल इंटेलिजेंस या मेंटल हेल्थ या इन सब चीज़ों के बारे में बात करना हश 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 बातें होती हैं। तो इसको पहले बात तो ये अवेयर कराने की ज़रूरत है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आसपास के लोग ही उस चीज़ को उनको अवेयर कराएं कि भाई देयर इज समथिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अवेयर कराने के बाद भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो आई मीन यू हैव टू आइदर आपको लेट गो ही करना पड़ता है अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराने के बाद भी। इफ दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड तो लेट गो ही करना है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। गॉट इट। और दूसरा जो आपने बोला, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, एकदम प्रॉपर गांव से आता हूँ, सो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह के गाँव में वो प्रॉब्लम है जो आपने बोला कि ईंट थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, या वो बगल वाले खेत में से गुजर गया, या कुछ भी हो गया, थोड़ा सा कुछ नुकसान हो गया और उसपे वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लाइफ लॉन्ग एक फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे वायलेंट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गांव के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, कैसे इसको बदला जा सकता है? एक्चुअली गांव के लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने आप को ना थोड़ा सा, अपना जो थॉट है ना उसको थोड़ा सा वाइडन करें। थोड़ा सा ईगो और आई मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं मेरी इज्जत की बात आ गई, तो इज्जत और ईगो में थोड़ा उनको फर्क समझना चाहिए, क्योंकि इज्जत और ईगो में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। उसको लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरी रिस्पेक्ट की बात आ गई, लेकिन इस रिस्पेक्ट की बात नहीं है। आपने ईगो पे ले लिया है अपने, आप उसको लेट गो नहीं करना चाहते हो। आप वो छोटी सी चीज
कैसे उसने टेढ़ा कर दिया। अरे भाई जाने दो, मतलब इसको आपको समझो कि आप आपकी ईगो है जो आपको परेशान कर रही है। ऐसी आपकी कोई इज्जत नहीं गई है, आपकी कोई रिस्पेक्ट किसी ने नहीं वो किया है। रियल लॉस नहीं है वो, आपका एक दिमागी गढ़ा हुआ लॉस है। यस, कहते हैं हाउ डेयर यू, तुमने कैसे घुमा दिया, तुमने ये चीज ऐसे कैसे कर दिया। सो माय मैसेज टू पीपल कि भाई थोड़ा सा अपने ईगो और रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखिए, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि अपना बात भी हो रहा था चाइल्ड पेरेंटिंग एंड इनिशियल अपब्रिंगिंग जो होता है कि शुरुआती जो परवरिश होती है। सो जो मैं बोल रहा था कि मुझे या आपने भी उस बात पे अग्री किया कि बच्चा तो बाद में फेल होता है, पहले पेरेंट फेल होता है और वो शुरुआत बचपन में ही कर दी जाती है अगर बच्चा फेल होता है तो। एब्सोल्युटली। सो कैसे किया जाना चाहिए परवरिश, क्या चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए और कब से ये चीज ध्यान में रखी जानी चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो बच्चा तो मतलब बहुत सारे लोगों ने, मुझे तो अभी रिसेंटली पता चला कि गर्भ संस्कार करके भी बुक्स होते हैं और वहां से अपब्रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है कि माँ से कैसे बात करो जब बच्चा गर्भ में है, फिर उसके बाद की चीजें होती है। तो आपका क्या थॉट है उस पे और कैसे लोगों को उस पे ध्यान देना चाहिए? और खास तौर से मैं रूरल में बात करता हूँ क्योंकि रूरल में बहुत कम केयर किया जाता है, खास तौर से फादर के साइड से। पिता जो है लगता है उसको कि पहले तो ऐसा होता था कि मतलब बच्चों का तो लोग 1-1 साल तक 6-6 महीने तक, मतलब हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि लोग मतलब इतना उनको शर्म आता था कि वो मतलब शकल नहीं देखते थे, पास में नहीं जाते थे। अब तो धीरे धीरे हो गया है कि नहीं, सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें। बट क्या है चाइल्ड पेरेंटिंग एंड इनिशियल अपब्रिंगिंग के मायने क्या है किसी भी बच्चों के जीवन में, पेरेंट्स के जीवन में, और कैसे वो सबकी लाइफ में एक खुशहाली ला सकता है? एक्चुअली क्या देखा जाए ना, अगर हम देखें तो हमारा जो कल्चर रहा है ना, वी आर वेरी रिच दैट वे। हमको ना मॉडर्न होने की नहीं, हमको शायद बहुत पीछे जाने की ज़रूरत है। बहुत पीछे इसलिए जाने की ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि अगर आप अभिमन्यु को देख लें, अभिमन्यु की कहानी सबको पता है, सब लोग मोस्टली जानते हैं कि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ से सीखा था कि कैसे हमको चक्रव्यूह को तोड़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले अगर आप चाहे सती और शिव जी की स्टोरी को सुने तो उसमें भी हमेशा दिखाया है कि कैसे उन्होंने सती की रिस्पेक्ट की है, कितनी इज्जत की है। सती ने शिव की कितनी रिस्पेक्ट की है। शिव की रिस्पेक्ट के लिए उन्हें अपने फादर को वो कर दिया था कि मतलब स्टोरी में है कि पिताजी अगर आप मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मैं नहीं आ सकती हूँ, या मैं नहीं अपने मतलब अपनी फैमिली को मतलब आई कैन नॉट कम टू योर हाउस और समथिंग लाइक दैट। ऐसा, हाँ, इट इज़ दैट काइंड ऑफ स्टोरी। तो बैक जाने की ये ज़रूरत है मुझे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे हैं ना, जो पहले ना लोग कहते थे कि बच्चों को जब बच्चा पेट में है तो कोई वायलेंट चीज़ नहीं देखना चाहिए, हमेशा ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हमेशा ओम या फिर मंत्र, ऐसी चीज़ें बोली जाती थी सो दैट बच्चे को कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए मॉडर्न होने की बजाय शायद हमको पीछे जाने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जो आपने बोला किस एज से, बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना 1 साल से 6 साल के बीच में होता है, और वहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना पेरेंट्स का, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे गड़बड़ ये कर देते हैं, उनको लगता है कि इसी एज में ना मैंने उसको सारा डिसिप्लिन कर देना है, जबकि वही एक एज होती है जहां बच्चे को लेट गो करना चाहिए हर चीज़ का। पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि अगर मान लीजिए कोई एक छोटी सी चीज़ रखी है, अगर बच्चे ने चलते चलते गिरा दिया, तो पेरेंट्स बहुत खराब रिएक्शन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा खराब, उससे गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, हमको ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चे का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, बट उसके लिए आप हर चीज़ में आप ऐसे हर जगह स्टॉप करते रहोगे। सो आई टेल यू साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। जब आप इस एज में बच्चे को हर जगह डिसिप्लिन करने लगते हो, हर जगह डांटने लगते हो, हर जगह रोक लगाने लगते हो, तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, वही बच्चे नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हैं, वो बच्चे नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो एक जॉब में अगर बैठ गए तो दूसरी जॉब रिस्क नहीं लेते हैं कि कहीं मेरे से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, चीज़ें सेटल ना हो जाए। एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, इट्स नॉट दैट कि मैं आपको कोई ऐसी मतलब सुनी हुई बात बता रही हूँ। और वो बच्चे फेलियर कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के साथ जब फेलियर होता है, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा रोके गए हैं ना कि कोई चीज़ उनके साथ हुई,
इतनी जोर से मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया कि बच्चा सहम गया, डर गया। अब आपको बताती हूँ, ये साइड जब बच्चे से कहीं एक फेलियर हो जाता है, वो बच्चा एंजाइटी में चला जाता है। कई कई साल तक एंजाइटी नहीं जाती ऐसे बच्चों की, जो इस टाइम पे इस तरह से पेरेंट्स जो बिहेव करते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। पहली बात तो पेरेंट्स को ये 1 to 6 years की एज में दे शुड जस्ट लेट देयर चाइल्ड डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। सेकेंडली, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनका एक्शन क्या है, बिकॉज हमेशा बच्चे अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं। सही बात है। हमेशा, ये अननोइंगली नोइंगली, ये वी डोंट रियलाइज इट, लेकिन हर चीज बच्चे अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं और उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि थ्रू आउट देयर लाइफ ये अनलर्न कर ही नहीं पाते हैं बच्चे। कितनी भी कोशिश करें ये अनलर्न नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं माँ बाप के, एक और भी इम्पैक्ट होता है कि जैसे अगर मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मुझे बहुत ख़राब लगी, तो मैं अपने बच्चों के साथ वो हमेशा बचाने की कोशिश करूंगी कि कहीं गलती से ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मेरे को बहुत ख़राब पड़ा था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो आप समझ सकते हैं साइकोलॉजी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों का। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा फिलॉसफी और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें स्मूथ करने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट। सो जो एक बार मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ, जो आपने बोला कि थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है, मतलब वो गर्भ संस्कार वाली जो चीज़ें हैं कि वहाँ से भी अगर थोड़ा सा चीज़ों को सोचते हो, करते हो, प्लस 1 से 6 साल में मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, और ये मैक्सिमम जो ये है स्टडीज है उसमें वो शोकेस भी करती है। यस, इट इज। दूसरा जो है कि हर चीज पे बच्चों को रोकना कि उससे उसको चोट लग जाएगा या वो गलत हो जाएगा या कुछ चीजें नुकसान हो जाएंगी, उससे बेहतर है कि उसको करने दीजिए। बस आप ये ध्यान दीजिए कि वास्तव में कहीं पे उसको कुछ हार्म नहीं पहुंच रहा है, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उसको चोट नहीं लग रहा है या कुछ गलत नहीं हो रहा है। बट उसको टोकते मत रहिए कि हर चीज पे टोकेंगे, फिर क्या होगा कि बच्चा नई चीजें ट्राई नहीं करेगा। और वो बचपन तो छोड़िए, फिर जब वो बड़ा भी होगा अपने लाइफ में कभी नई चीजों को ट्राई नहीं करेगा, और बाद में वो फेल्योर या ऐसी कोई भी निगेटिव चीज जो कि उसके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में जाएगी, उसको वो ज्यादा नेगेटिवली लेकर के एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम में भी फंस सकता है। निकलना बहुत उसके लिए मुश्किल, कई साल लग जाते हैं ऐसे बच्चों को एंजाइटी डिप्रेशन से निकलने में। गॉट इट। सो जो दूसरा था जो मैंने बोला कि एक तो ये हो गया कि रूरल या सबके लिए हो गया। वर्किंग पेरेंट्स के पास कहते हैं टाइम कम है, और है भी, क्योंकि एटलीस्ट वो 9 to 10 आवर्स तो ऑफिस के कम्यूट में या ऑफिस में चला जाता है। एब्सोल्युटली। अब बचा कितना, क्योंकि 12 घंटे 8 घंटे तो सोना है। अब बच्चे कितने हैं आपके, 8 घंटे हो गए उधर, 8 घंटे इधर हो गए, 8 घंटे ही बचते हैं। जबकि आप जागते हुए बच्चे के साथ करते हो, उसमें भी 1-2 घंटा इधर उधर वो दौड़ भरी जिंदगी है, क्योंकि कभी सुबह में माँ को खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है, ऑफिस की बातें, ऑल दोज थिंग्स। तो इनके लिए कैसे बच्चों को मैनेज किया जाए, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, इस जो आपने सिचुएशन बताई ना, इसमें पेरेंट्स एक टर्म है गिल्ट पेरेंटिंग। ओके। पेरेंट क्या होता है, गिल्ट में आ जाते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाया, तो जब महंगे से महंगे गिफ्ट्स खरीदने लगेंगे उनके लिए, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने लगते हैं, वो जो कहते हैं वो करने लगते हैं। आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। उनको लगता है कि शायद ये कर देने से बच्चे की वो जो वैक्यूम है, जो वो कमी है, वो भर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप बिजी शेड्यूल में भी 2-4 ऐसी चीजें कर सकते हैं। छोटे बच्चे अब आपके जो हैं, यू कैन, जब आप सोते हैं साथ में आप बच्चे के, आप कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं उनके साथ। बच्चों को यही सारी चीजें चाहिए। आपका बिहेवियर घर में और वो कैसे है उसको जरूर फोकस करें। आपका बिहेवियर काम होना चाहिए, आपका बिहेवियर बहुत ही जेंटल होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। बिकॉज आई टेल यू, लॉट ऑफ पीपल विल से कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, अरे हमारे पास तो ये प्रेशर होता है, हमारे पास तो ये टेंशन होता है। आई अग्री, लेकिन बच्चा जो है ना, वो 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लेट मी टेल यू, थ्रू आउट द लाइफ चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी जिंदगी बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। सही बात। तो आपको ये जो बिहेवियर है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेंशन, ऑल द प्रॉब्लम्स, दिस थिंग, आपको अपने आप को बच्चे के लिए काम तो रखना ही पड़ेगा। उसके साथ आप स्टोरीज पढ़िए, आप उसके साथ कोई छोटा मोटा गेम खेलिए, आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं उसको आइडियल बनाइए। दैट इज हाउ यू आर एबल टू।
मतलब उनकी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना कि आप उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स और फोन और तरह तरह के टॉयज लाके। नो, आप ये जो है ना, आप वो कमी को ऐसे नहीं पूरी कर सकते हैं, ये कमी इससे नहीं पूरी होगी। गॉट इट। आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको खुद बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, rather than कि वो टॉयज और महंगे गिफ्ट्स खरीद के देगा, उससे वो कमी कभी नहीं पूरी हो सकती, नहीं पूरी हो सकती। वो वैक्यूम, वो डिस्टेंस पेरेंट्स और बच्चे में हमेशा रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। इवन पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे, बच्चे ओल्ड हो जाएंगे, तब भी वो खालीपन जो है ना, वो गैप वो भरेगा नहीं कभी भी। जो एक आता है, जो आपने बोला स्टार्टिंग वाले में कि बच्चों को रोक टोक नहीं करना चाहिए, उनको बस हार्मफुल चीजों से बचाना चाहिए। बट दूसरे साइड में हमें ये भी देखना है कि उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी रखा जाए, इमोशनल फ्रीडम तो दिया जाए कि वो जो कर रहा है उसको करने दिया जाए, बट थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन की भी चीजें सिखाई जाए। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए क्या आपका कोई सजेशन है पेरेंट्स के लिए? यस, ऑफ कोर्स। पहली बात तो डिसिप्लिन और डिसरिस्पेक्ट में पेरेंट्स को डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स ना डिसिप्लिन करने के चक्कर में बच्चे की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। किसी के सामने भी बच्चे का मजाक उड़ा देना, किसी के भी सामने कुछ भी बच्चे को बोल देना, वो बहुत ही गलत बात होती है। और डिसिप्लिन करने के लिए सबसे पहले मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर मैं सुबह अपने बच्चे को 5 बजे उठाना चाहती हूँ तो मुझे 4:45 बजे उठना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को जगा करके और जाके बिस्तर तान के फिर सो गई मैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर 5 बजे, 4:45 बजे आप अपने बच्चे को उठाना है तो आपको 4:45 बजे उठना पड़ेगा। सो डिसिप्लिन करने के लिए पहले खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ योर चाइल्ड। आप कहते हैं ना, बच्चे हमारा आईना होते हैं, एग्जैक्ट, क्योंकि जो शीशे में जो आप देखते हैं ना, बच्चे वही होते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत से भी केसेस हैं कि जो ऑपोजिट भी हुए हैं, बट बहुत कम। ज्यादातर आपको ही बच्चे, आपने नहीं देखा होगा, इनफैक्ट बच्चे बहुत कई बार देखा है हमने कि खेल खेल में वो मम्मी पापा खेलते हैं और सेम एक्शन करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा आज का जो प्रॉब्लम है, मोबाइल, स्क्रीन एडिक्शन, उससे कैसे बच्चों को बचाया जाए? ऑल्दो सबको सॉल्यूशन पता है कि नहीं, बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, आप खुद का टाइम ज्यादा दो, बट कर अभी कोई नहीं रहा है। मैक्सिमम पेरेंट्स या बच्चे इन चीजों के शिकार हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या आपका कोई सजेशन है? हाँ, कैसे बचा जा सकता है? सजेशन ये है कि मेरे पास खुद मेरी फैमिली के 2 एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताऊं। देयर आर 2 चिल्ड्रन, वन इन माई इन लॉज प्लेस एंड वन एट माई प्लेस, ठीक है। सो मोबाइल की जैसे बात आप कर रहे हैं, हमको सबको सोल्यूशन पता है, हमको स्क्रीन टाइम नहीं वो करना है, हमको उनको बचाना है, हमको वो करना है। सबसे पहली बात तो आजकल पेरेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं मोबाइल। बच्चे बगल में बैठे हुए हैं और अपने खुद के मोबाइल में लगे हुए हैं। 2-4 चीज़ें और हैं। शुरू से क्या करते हैं पेरेंट्स, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो, बात नहीं सुन रहा है, मोबाइल दे दो, या मुझे अपना कोई काम करना है तो बेटा तुम मोबाइल ले लो, मैं अपना काम कर रही हूँ। और उसके थोड़े टाइम के बाद हम चाहते हैं कि बच्चा उस चीज से अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ये चीज तो आपको शुरू से ही डालना पड़ेगा। आई अग्री, आजकल बिना मोबाइल के कोई चीज पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उनको क्या सीख दे रहे हैं शुरू से, बचपन से। अब जो बता रही हूं मैं कि 2.5 साल का एक बच्चा है, मेरी अपनी फैमिली का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो 2.5 साल का बच्चा है, उसको माँ बाप क्या करते हैं, जब खाना नहीं खाता तो मोबाइल चला के दे देते हैं, तो वो चुपचाप मोबाइल देखते देखते पूरा खाना खाता है। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश कि मेरे बच्चे ने खाना खा लिया, बट उसके वो रिजल्ट का उनको आइडिया नहीं है कि कितना आगे जाके सीरियस होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें ना हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि पता है क्या होता है, माँ बाप ना बच्चे को सोचते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट अंडरस्टैंड, ये तो बहुत छोटे हैं, इनको क्या ही पता चल रहा है। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, हिटलर के बारे में तो आप सबने पढ़ा है, हमने, आपको पता है हिटलर का बचपन कैसा था? कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। नहीं। आपको पता है हिटलर के फादर उनको बांध करके बेल्ट से मारते थे। हिटलर के फादर उनको बांध करके बेल्ट से मारते थे। अब आप सोच रहे हो कि क्या किया हिटलर ने पूरी दुनिया के साथ, कितना बुरा व्यवहार किया हिटलर ने पूरी दुनिया के साथ। और बाद में क्या हुआ हिटलर का, उसने अपने आप को शूट किया, हिटलर ने अपने आप को गोली मार के अपनी जान दी।
तो अब आप सोचो बचपन में जो पेरेंट्स सोचते हैं ना कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चे के ऊपर, लेट मी टेल यू, बच्चा सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है चीजें, वो चाहे साल भर का ही बच्चा क्यों ना हो, 6 महीने का ही बच्चा क्यों ना हो। सो इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो मोबाइल वाली आपने बात कही ना, कितना बड़ा रोल है पेरेंट्स का और एनवायरमेंट का। तो इन चीजों पर पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे ऐसा कोई क्लाइंट जहाँ पे कि आपको ये प्रॉब्लम दिखा हो और आपने साथ में काम किया हो और कुछ बदलाव मिला हो? ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, क्या होता है ना, जब कोई भी मेरे पास आता है, एनी क्लाइंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक दिस केस, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई आया है तो वो चेंज के लिए ही आया है, ठीक है, वो ये सोच के आया है, समझ के आया है, एक्सेप्टेंस लेके आया है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ लैक हो रहा है, तो मुझे गाइड करिए, मुझे थेरेपी दीजिए, मुझे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताइए जिससे मेरी हेल्प हो। और तो देयर लॉट ऑफ केसेस कि जिनके रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ केसेस, 1-2 केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनके नहीं मिलते हैं रिजल्ट्स, सम पीपल यू नो नॉट रेडी टू चेंज, वो है, बट वेरी रेयर, बट पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। गॉट इट। सो कोई ऐसा केस जिसको आप डिस्कस करना चाहो बिना नाम लिए, बिना डिस्क्लोज की आइडेंटिटी? रिगार्डिंग द चाइल्डहुड थिंग यू आर सेइंग? यस, ऑफ कोर्स आई हैव अ केस। इनफैक्ट पेरेंट्स ने फिर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, हमसे बहुत गलती हुई अपने बच्चे को बड़ा करने में। उस बच्चे का इतना बुरा हाल हो गया कि वो अभी तक, इनफैक्ट अभी भी मेडिकेशन पर ही है वो बच्चा। शी इज 17-year-old गर्ल एंड पेरेंट्स के ही कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा थे। इनफैक्ट जब मेरी पहली कॉल हुई पेरेंट्स के साथ, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बीच में हूँ और वो दोनों साइड में, वो दोनों लड़ रहे हैं और वो मेरे साथ काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। तो जब मैंने उनको सेल्फ रियलाइजेशन ये कराया कि मैंने कहा आपको पता चल रहा है आपने क्या किया है अपने बच्चे के साथ, दे रियली रियलाइज, मतलब लिटरली दे रियलाइज्ड, एंड वो इतना अब सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उस बच्चे ने कपड़े पहनने का ढंग छोड़ दिया था, एडिक्शन में चली गई थी, सिगरेट लगातार पिए जा रही थी, सेक्सुअल एक्टिविटीज उसकी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, उस 16 साल की बच्ची की। अब आप समझ रहे हो, तो पेरेंटिंग का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बट यस, उसका एटलीस्ट अभी 80% तो वो बच्चा क्योर हो गया है। और उनमें सबसे बड़ा रोल मैंने पेरेंट्स को ये रियलाइज कराया कि अब जो बिगड़ चुका है। आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू, यू नो, कितना आगे सॉल्व होगा पता नहीं, अभी भी वो बच्चा मेडिकेशन पर ही है। लेकिन हाँ, 80% केस सॉल्व हो चुका है और पेरेंट्स ने रियलाइज कर लिया कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, एंड दे आर सपोर्टिंग हर। मतलब कहते हैं ना, खुले दिल से अपने बच्चे को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और खुले दिल से उस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट 80% वो बच्चा क्योर हो चुका है। नाइस। हम उम्मीद करेंगे कि नहीं, आप ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पॉजिटिव चेंज लाते रहें, खास तौर से बच्चों के लिए। आई होप सो। या सो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। रिलेशनशिप कोच भी हैं आप, इसकी जरूरत कहाँ से आ गई? आजकल आपको पता होगा, मैं आपको बताऊं, डिवोर्स के केसेस, यस, मतलब शादियां कम हो रही हैं, डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा कंडीशन आ गया है। फैमिली कोर्ट में अगर आप जाओगे ना, जितने लोग हैं मेरे फ्रेंड्स या कोई भी, वो कहते हैं इतने केसेस आ रहे हैं डिवोर्स के, इतने केसेस आ रहे हैं डिवोर्स के। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं ये नहीं कहती आप एब्यूजिव मैरिज में रहो, क्योंकि एब्यूजिव मैरिज में रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ही बुरी चीज है उस शादी में रहो। लेकिन अभी क्या हो गया है, किसी ने चाय में चीनी नहीं ठीक से डाली, उसके लिए डिवोर्स हो रहा है। आप समझो, आप विश्वास करोगे इस बात का? अब इमोशनल इंटेलिजेंस का लैक नहीं है ये, कि उस बात को, जैसे वो गांव वाली ईंट की मैंने बात बताई कि जरा सी ईंट हुई और लोगों के खून खराबे हो गए, ठीक है, तो चाय में चीनी तो एक छोटी सी, वो तो पता नहीं कहाँ रह गई वो बात। अब वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो डिवोर्स पे आ गई, और फिर वो क्या, पुरानी चीजें खोदने लगे लोग। तो रिलेशनशिप कोचिंग की इसलिए जरूरत पड़ी कि हम ऐसी ऐसी टर्म्स यूज करते हैं लोगों को, हमें रियलाइज कराते हैं कि भाई, आप 10 साल पहले कुछ और थे, आप कुछ और चाह रहे थे अपनी जिंदगी से, अपने पार्टनर से, और उनको हमने ये समझाना शुरू किया कि जो पार्टनर में आपके कमियां हैं, आपने उसको उसी चीज के साथ एक्सेप्ट किया था। तो आज वो कमियां आपको इतनी क्यों खल रही हैं? जस्ट बिकॉज कि वो आपके साथ कंटिन्यूअसली रह रहा है, ठीक है। अभी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हो और उसके साथ आप बहुत खुश हो टेम्परेरली, ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर क्योंकि आपके साथ कंटिन्यूअसली रह रहा है, तो आपकी उसकी छोटी से छोटी कमियां आप उसको इतनी बड़ी किए जा रहे हो, और जबकि पुरानी अच्छी बातें याद करने की जरूरत है।
सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी. सो आई रियलाइज कि साइकोलॉजी में रिलेशनशिप पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, सो रियल जो प्रॉब्लम है वो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग गैप धीरे धीरे क्रिएट हो जाता है, ऐसा आपका कहना है? यस, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग गैप क्रिएट हो जाता है. और मैं आपको एक और बात बताऊं, इक्वेलिटी को लोगों ने शायद दूसरी तरह से लेना भी, कुछ लोगों ने, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट कुछ लोगों ने इसको दूसरी तरह से लेना शुरू कर दिया है. तो इक्वेलिटी को हमको शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने चीज़ें भूलना नहीं चाहिए. इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर मुझे एज अ फीमेल मुझे फ्रीडम है कि आई कैन अपने आप को, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, हर चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेलिटी को चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पीने को अगर इक्वेलिटी मान रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब इस तरह से बेवकूफ़ी वाली बात हो जा रही है. तो हस्बैंड वाइफ में भी ना इक्वेलिटी के नाम पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है. वो इक्वेलिटी के नाम पे कह रहे हैं तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो तुम भी ऐसा करोगे. ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा पंगा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है लोगों को. एक्सेप्टेंस कम हो गई है लोगों को, कमियों की एक्सेप्टेंस कम हो गई. जैसे मुझे अपने हस्बैंड की थोड़ी कमी की एक्सेप्टेंस कम हो गई है, उनको मेरी कमियों की थोड़ी एक्सेप्टेंस अगर कम हो गई है, तो रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा है. सेकेंडली, आपको बताऊं, रिश्तों में ना, अगर आपको 10 चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, अगर आपको 7 चीज़ें भी उसमें मिल रही हैं जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो आपको अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए. लेकिन क्या है, जो 3 नहीं मिल रहा है ना, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. जो 7 है हमारे पास, उसको हम भूल जाते हैं. ग्लास थोड़ा खाली है उससे उस पे, हाँ, जैसे दीवार पे एक डॉट है, वो डॉट दिख रही है लेकिन सफेद दीवार नहीं दिख रही है लोगों को. तो यही दिक्कत हो रही है, अंडरस्टैंडिंग यही प्रॉब्लम कर रही है. सो आपको क्या लगता है, जो क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस पे काम किया है और आपका खुद का भी स्टडी रहा है, तो एक हैप्पी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हैप्पी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए देखिए, मैं बताऊं, पहली बात तो एक बात है, ये लव लैंग्वेज हमको समझनी चाहिए. लव लैंग्वेज की बात जहाँ तक आई, जैसे कि मेरी एक लव लैंग्वेज है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं गिफ्ट्स भी ले आऊँगी, मैं किसी के लिए कुछ भी करने को वो हूँ. लेकिन शायद मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज ये नहीं है. मेरे पार्टनर की है, शायद वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मैं ये बात समझ लूं कि यार उसका यही नेचर है, बाकी सब कुछ तो वो मेरे लिए कर ही रहे हैं ना, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, ही इज वेरी वेरी हर चीज मेरे लिए करने को तैयार है. तो अब वहाँ पे ये जो लव लैंग्वेज वाली बात है ना, ये पार्टनर्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यहाँ पे बहुत लोग लैक कर जाते हैं. एक PIP जैसी चीज़ होती है, प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग. मतलब जैसे हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, yes. यहाँ आकर के हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कुछ ना हमें ईश्वर ने दे के भेजा होता है. कुछ प्री इंस्टॉल्ड होती है हमारे यहाँ, हमारी बॉडी में ईश्वर ने बना के भेजा है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है. जैसे किसी लोग का है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं, कुछ लोग है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा बिजनेस और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ वाली PIP, उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है वो. तो ये सारी चीज़ें भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पार्टनर्स को आपस में, कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा ही है, उसकी लव लैंग्वेज ऐसी है, उसकी PIP ऐसी ही है. तो अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स, मतलब वो कहते हैं ना, जो एक रिलेशन में कुछ गलत चीजें हो रही हैं उसको नहीं इग्नोर करना है, लेकिन इन सब चीजों को हम अगर ध्यान देने लगे तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है. ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ आपके टिप्स या कुछ सुझाव? हाँ, मैं एक्चुअली जनरली जब कपल्स मेरे पास आते हैं ना, तो हम लोग एक DDG एक टर्म होती है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन. तो क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया 10 साल पहले, वो मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, वो डिलीशन में डाल देती हूँ. और डिस्टॉर्शन, और जो क्या होता है, अगर आज उन्होंने कुछ कर दिया तो मैं उसको कहती हूँ तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो. और फिर जनरलाइज कर देती हूँ, तुम तो ऐसे ही हो. जबकि उन्होंने 10 साल पहले जो किया ना, उस चीज़ को हम भूल जाती हूँ मैं. उन्होंने मेरे लिए क्या किया, जो करते रहे वो चीज़ें मैं भूल गई. मेरे पार्टनर ने मेरे लिए क्या क्या किया, ये चीज़ें मैं भूल गई. तो जो टिप आप बोल रहे हैं ना, वो टिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि
पीछे क्या किया था मेरे साथ। आज ठीक है, हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, कोई ऐसा माहौल आ गया, मे बी फॉर द डे ही इज नॉट ओके, यू नो, कुछ हो सकता है। तो वो जो डिलीशन वाली चीज है ना, हमको वहां वापस जाने की जरूरत है। सो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमको अपने अच्छे मोमेंट्स याद करने चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हमारा वो चीज ना वापस आ जाता है। वी स्टार्ट रिमेंबरिंग दोज हैप्पी मोमेंट्स एंड ऑल। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमने डिस्टॉर्ट कर दिया है, चीज़ों को जनरलाइज कर दिया है, उसको वो हो जाता है। सेकेंडली, मैं आप एक चीज़ और, आपने आई डोंट नो हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, शादी के बाद ना, स्पेशली शादी के बाद हम अपनी बॉडी का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, हम कोई एक मतलब यार नई नई कुछ चीज़ें करना छोड़ देते हैं, छोटे मोटे जेस्चर्स करना छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे केसेस ना छोटे छोटे जेस्चर्स करवा करके बिल्कुल जो कोर्ट में केसेस चले गए हैं, मैंने वो केस भी सॉल्व किया है। जिनको लगा था कि ये खत्म हो गया है अब, इनफैक्ट उनके फीडबैक्स भी हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और उस पे उन्होंने ये लिखा है कि वो मतलब खत्म करने वाले थे, और उनका फीडबैक ये है कि मैम हम तो अपनी न्यूली मैरिड वाले टाइम में चले गए। तो ये छोटे छोटे टिप्स ना, ये छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटी छोटी चीजें जो है वो पूरा रिलीव कर देती है चीजों को। एक जो आपने बोला कि डिस्टॉर्शन वाले पार्ट में कि कुछ ऐसा होता है और जिसको कि जनरलाइज कर दिया जाता है, राइट। बट ये जो छोटा वाला गलती होता है डिस्टॉर्शन के टाइम पे, या जो 10 साल के बाद हो रहा है या 5 साल के बाद, वो गुस्से में कभी ऐसा निकल जाता है जो कि वो नहीं चाहता है, दिल से नहीं चाहता है, बट सामने वाला ये बोलता है कि नहीं, गुस्से में तो आदमी सच बोलता है, इसके लिए तुमने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे दिल में था तभी तो बोला। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओवर द टाइम क्या होता है, कुछ चीजें आपको बुरी लग रही हैं, लगातार बुरी लग रही हैं। अगेन आई विल टेल यू हियर कि जब आपको ना, जब देखिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, या मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टाइम एंड दिस थिंग, तो वो फ्रीडम हमेशा हमारी रिलेशनशिप में होनी चाहिए कि अपनी जो, जिस दिन आपको बुरा लगा ना, वो फ्रीडम होना चाहिए रिश्ते में कि उसी दिन उसको आप बता दो। आप दिल में भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे तो एक दिन तो वो फूटेगा ही ना। तो इसलिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिश्ते में, वो ओपननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जैसे किसी रिलेशन में आप यू आर स्टिल लाइक अ चाइल्ड इफ इन फ्रंट ऑफ समबडी। आप किसी रिश्ते में अगर किसी के सामने अभी भी बच्चे की तरह हो, अभी भी वो सब कुछ कर सकते हो जो करना चाहते हो, तो वो रिश्ता कभी नहीं खराब हो सकता, वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग और वो फ्रीडम, ये जो कहते हैं ना आपकी डिस्टॉर्शन करता है, आदमी गुस्से में फट जाता है, लेकिन जिस दिन पहले दिन ही आपको खराब लगा, आपके इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इमीडिएटली आप बोल सको कि भाई ये चीज ठीक नहीं लगी, तो ये बातें आगे बढ़ेंगी ही नहीं, और वो सामने वाला इंसान भी समझेगा। सही है। सो अपने लाइफ में लोगों को मेंटल वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग के लिए क्या ऐसे डेली चेंजेस या रूटीन अपनाने चाहिए जिससे कि उनका लाइफ थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनका लाइफ बेहतर होगा तो सोसाइटी बेहतर होगी। एब्सोल्युटली। सो पहली बात तो ये है कि सुपीरियॉरिटी चेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुपीरियॉरिटी चेज करना मतलब क्या है ना, हम लोग लगातार एक से बेहतर होने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, बेहतर होना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए और बिल्कुल हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सुपीरियॉरिटी चेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लें। अपना आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन सुपीरियॉरिटी चेज करने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ मत खराब करिए, लोगों को देख करके अपनी चीज़ें मत चेंज करिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली, यू शुड हैव अ रूटीन। एक ज़िंदगी में ना रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उठने से लेकर के सोने तक का वी शुड ऑलवेज हैव अ रूटीन, कि हमारा उठने का रूटीन क्या है, हमारा नॉर्मल अपना खाने का क्या टाइमिंग है, हमारे काम का क्या टाइमिंग है। पीपल शुड डेवलप अ काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट, क्योंकि आजकल मोबाइल के चक्कर में ना हमने रीडिंग बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, हमने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वो हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अपने मतलब स्ट्रॉन्ग करता है। सो रीडिंग शुड ऑल्सो अ पर्सन शुड डेवलप दिस हैबिट। सेकेंडली, मेडिटेशन इज़ समथिंग, आजकल तो काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं मेडिटेशन के ऊपर, लोग कर रहे हैं, मिरेकल हो रहा है उससे, मेडिटेशन से। एक्सरसाइज इज़ समथिंग, पहले आप देखिए योगा के ऊपर, या लोग पहले तो फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा होता था, आजकल कहाँ हो रहा है फिज़िकल काम, गाँव में ही हो रहा है थोड़ा बहुत, वो भी शायद आजकल लोग मोबाइल के चक्कर में उसको
वो भी कम कर रखा है लोगों ने। तो एक्सरसाइज जितना भी पॉसिबल हो सके उसको करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट पे ना जो चीज़ें लोग देख रहे हैं ना, उसको ये मान के चलिए कि 90% फेक होती हैं चीज़ें। तो क्या है कि लोग ना उसको देख करके अपने आप को छोटा समझने लग रहे हैं, अपने आप को कम समझने लग रहे हैं, या फिर कुछ लोग बियॉन्ड चले जा रहे हैं। आपने कई केसेस सुने होंगे, इनफैक्ट 2 इन्फ्लुएंसर के केसेस मैंने सुने कि दे कमिटेड सुसाइड। एक ने का तो सुनने में आया, आई डोंट नो कितना सही है वो बात, कि उसके फॉलोअर्स नहीं ज़्यादा थे इसलिए शी कमिटेड सुसाइड। और एक बहुत हैप्पी इन्फ्लुएंसर थी, मैंने इनफैक्ट अभी हो गया उनका 4-5-6 महीना हुआ, वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल, 25 साल की लड़की, शी कमिटेड सुसाइड इन नोएडा आई थिंक। हाँ, तो ये जो सोशल मीडिया और आसपास जो चीज़ें देख रहे हो ना, इसको सच मत मानो, उसमें 90% चीज़ें फेक होती हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं पीपल शुड अपनी लाइफ में ना, जैसे एक्सरसाइज हो गया, पढ़ाई हो गया, रूटीन हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ना ज़रूर ये हैबिट में आ जाना चाहिए। ये आपकी लाइफ को काफ़ी ईजी कर देगा और मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। एक चीज़ आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि सुपीरियरिटी को चेंज मत करो, करना अच्छी बात है, बट दूसरे को देख करके कंपैरिजन वाली मत चेंज करो। खुद के ऊपर अगर अच्छा कर सकते हो और बढ़िया बन सकते हो तो दैट इज ऑलवेज बेटर। पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमने पेरेंटिंग पे भी बात किया था, तो कोई 3 टिप्स ऐसा जो देना चाहे जिससे कि जो वर्किंग पेरेंट्स है या कोई भी बिजी पेरेंट है या जनरल भी है जहाँ पे कि टाइम भी है, वो क्या अपना सकता है जिससे कि उनका और बच्चों का लाइफ और भविष्य बेहतर बन सकता है? हर पेरेंट को ये चीज़ समझना चाहिए कि हर बच्चा ना एक बीज है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी। हर बच्चा एक बीज है। आप आम के पेड़ से अनार तोड़ने की कोशिश मत करो। हम क्या है ना कि एक बच्चे को आम का पेड़ है, उसमें से हम चाह रहे हैं कि अनार तोड़ लें। वो कुछ अपनी एक क्वालिटी लेके आया है, वो वही बनेगा, वही करेगा। तो पहली बात तो बिल्कुल डिसिप्लिन करिए, बच्चे को डिसिप्लिन भी करना है, उसको चीज़ें भी सिखानी है, हमको उसको गाइड भी करना है। लेकिन सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को देख करके, कहीं कोई बहुत एक्सट्रीमली अच्छा कर रहा है उसको देख करके प्लीज़ अपने बच्चे को फोर्स मत करो। दूसरी बात, जो आदतें आप अपने बच्चे में लाना चाहते हो पहले खुद में लेके आओ। जो रूटीन आप अपने बच्चे में लाना चाहते हो पहले खुद में लेके आओ, क्योंकि बच्चा झूठ बोलना सबसे पहले अपने घर से सीखता है। तो ये चीज़ें हैं। सेकेंडली, क्वालिटी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना, चाहे वो स्टोरी पढ़ना हुआ, चाहे उसको थपकी दे के सुलाना ही क्यों ना हुआ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए आपके बच्चे के पास, और वो फ्रीडम तब आएगी ना कि जब उससे कोई मिस्टेक हो भी गई, आपने उसको समझाना है, एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको इतना ज़्यादा इस तरह, क्योंकि वो फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा आपके पास आ सके कि आज मेरे से ये गिर गया, आज मैंने ये, मतलब अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा टीनेजर है, उसने गलती से कहीं सिगरेट भी पी ली ना और आपको पता चल गया, तो उसको इस तरह से डील करो ना कि शायद वो बच्चा अपने आप ही छोड़ देगा। तो ये फ्रीडम अपने बच्चे को ज़रूर दो कि कोई गलती करके आए ना, वो चुपचाप आपके पास ही आए कि मेरे से ये गलती हो गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और बच्चे में रिलेशन ना बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे भागने लगे। इतना फ्रीडम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे सेफ स्पेस उसको अपने माँ बाप लगें, सबसे सेफ स्पेस। क्योंकि देखिए, ह्यूमंस हैं हम, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सबसे गलतियां होती हैं। और वो जो एज है ना, टीन एज बच्चे हैं, कुछ ना कुछ सोसाइटी की चीज़ें देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि इतना ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव कर देते हैं कि फिर वो कभी ओपन हो ही नहीं पाते हैं अपने। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास, इनफैक्ट कितने सारे ये केसेस आते हैं कि मैम मेरा बच्चा मेरे पास ही नहीं आता है, मुझसे कुछ बताता ही नहीं है, चुप रहता है, कमरे में बंद रहता है। तो ये जो है ना, ये रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर पेरेंट्स। गॉट इट। आपने स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ भी काम किया हुआ है, इनफैक्ट आप प्रिंसिपल थी उनके स्कूल की, तो उनके साथ काम करके आपका कैसा अनुभव रहा, क्या लर्निंग रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? उनके लिए क्या स्पेशल ट्रीटमेंट था आपका? क्या उनके लिए भी एक
जो इंक्लूसिविटी की पार्ट आते हैं कि उनके लिए अलग से स्कूल चलाने के बदले क्या उनको सामान्य जीवन में या सामान्य बच्चों के साथ ऐड करके रखा जा सकता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए वो डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सी देयर आर चिल्ड्रन जिनको बहुत माइनर डिसेबिलिटी होती है, उनको शायद आप कर सकते हैं। मैंने 2 बच्चों को नॉर्मल स्कूल वहाँ से भेजा था। हाँ जी, देवर लाइक मेरी ही एक्चुअली एक फ्रेंड थी, वो भी एक नॉर्मल स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। बहुत माइनर से डिसेबिलिटी थी, तो मैंने कहा उनको हफ्ते में 2 दिन जाना शुरू करेंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसको नॉर्मल उसमें कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है डिसेबिलिटी कितने लेवल की है, कितने % की है और किस तरह की डिसेबिलिटी है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफ कोर्स दे रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, दे रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ केयर। उनके स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जिनको प्रॉपर इसके बारे में इसी का एजुकेशन होता है, उनकी डिग्री इसी की होती है। सो दे हैंडल दोज चिल्ड्रन लाइक दैट। सो जैसे आप कह रहे हैं वहाँ से सीख क्या मिली, सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली कि एक्सेप्टेंस, ज़िंदगी में ना एक्सेप्टेंस, और वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल फॉर लाइफ, थैंकफुल फॉर यू नो ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ। वो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड दैट वाज द प्लेस। मैं आपको बताऊं वही जगह थी जहाँ से मुझे साइकोलॉजी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हुआ, बिकॉज पेरेंट्स बहुत सफ़र करते थे। उस पेरेंट्स को हमेशा होता था कि उन बच्चों के बाद मतलब उन बच्चों का मेरे बाद क्या होगा ना। तो मैंने उनकी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए मेरा साइकोलॉजी की तरफ रुझान हुआ और वो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गया। मेरे लिए ब्लेसिंग ये हो गया कि मैंने अपने मुझे उस साइकोलॉजी ने सेल्फ अवेयर कराया। तो वो मेरी खुद की बहुत सी कमियां मैंने अपने बारे में जानी और मैं इस पे काम कर रही हूँ। एंड व्हेन आई एम चेंजिंग लाइफ, व्हेन पीपल से कम एंड से कि मैम यू हैव चेंज माय लाइफ, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या ही फीलिंग आती है मुझे। सही बात है। हाँ, आपको मिस गोल्डन हार्ट का भी अवार्ड मिला हुआ है, उसके पीछे की कहानी और उसको मिलने के बाद आपका कैसा रिएक्शन था? हाँ, मिसेस गोल्डन हार्ट का अवार्ड मैंने एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ऐसे फेसबुक में आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग तो मुझे दिखा मिसेस उत्तर प्रदेश का कंपटीशन था, तो मैंने ऐसे ही रजिस्टर कर दिया और उन्होंने मतलब मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। और मतलब ये भी ईश्वर की कृपा है कि मतलब मैंने कुछ साल पहले, अब आप कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल वाली चीज़ है, ईश्वर कैसे देखता है हर चीज़ को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की लाइफ बदलूंगी तो मेरे 10 साल बाद मुझे इसके लिए अवार्ड मिलेगा। मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था ऐसा। सो देयर वॉज अ लेडी, शी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब शी वॉज अबाउट टू किल हर सेल्फ। ये सिचुएशन थी। शी वॉज अ सोल्जर्स वाइफ एंड हर हस्बैंड डाइड एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी फैमिली में, बहुत सारे इश्यूज थे। सब लोग उसकी डेथ के बाद कोई पेंशन लेने भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो मतलब आई डिड ट्राई, उसका मैंने प्रॉपर जॉब लगवाना और उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, ये सारा कुछ किया एंड शी इज़ लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। तो जब मैंने मिसेस उत्तर प्रदेश में पार्ट लिया तो उनका एक कॉलम था ये मिसेस गोल्डन हार्ट का। सो देयर वर टू मेनी लेडीज पार्टिसिपेंट्स। तो सबने ऑफकोर्स सबको हर कोई मतलब कुछ ना कुछ नेकी के काम तो करते ही रहते हैं लोग। बट व्हेन दे लाइक, मैं इस बात को आगे लाना भी नहीं चाह रही थी, मुझे लगा बट दे सेड कि नहीं, आई मीन व्हाई नॉट। अगर आपकी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती है, हो सकता है कि आपकी स्टोरी से कोई और इंस्पायर होकर किसी और की ऐसी हेल्प करे, तो व्हाई नॉट, यू शुड टेल। So when I told, they said कि my God, this is something life changing, किसी की ज़िंदगी बदलना। So there I got Mrs. Golden Heart का award and certainly it's a great feeling, it's a lovely feeling that you know you are getting award for something which you never realized कि आपने किसी के लिए कुछ किया है और वो आपको 10 साल बाद उसके लिए अवार्ड मिलेगा। जो चीज़ आप खास तौर से जब बिना एक्सपेक्टेशन के करते हो और उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड आता है तो उसकी खुशी थोड़ी that was a life changing moment। वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। सो आपके लिए जो सफलता के मायने हैं वो क्या है? देखिए, सबका अलग अलग वो होता है सफलता के मायने, लेकिन मैं एक बात और कहूँगी, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं वो ज्ञान नहीं दूंगी कि नहीं नहीं इतने में ही बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, जो है वही खाओ, वही पियो, इतने में ही संतुष्ट रहो, मैं ये कभी नहीं कहूँगी। सफलता का मायने मेरे लिए ये है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एम किया है आपको वही मिले। मेरे लिए सफलता का मायने है करते रहो, कीप डूइंग, और अपने आप को ना डीमोटिवेट मत करो। मेरे लिए सफलता का मायने ये है। मेरे लिए सफलता का मायने ये है कि रोज वो कदम चलते जाओ और करते जाओ। मेरे लिए सफलता का मायने ये है। और यस,
ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस आए, प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए लाइफ में, उसको पार करते जाओ, लिटरली पार करते, संतुष्ट मत हो, सेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फेल हो गए तो डिसहार्टन होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए सफलता का मतलब यह है कि कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग, बट विद द हेल्प ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस। फेल हो गए, ठीक है यार, इट्स ओके, वी डिड ट्राई, हमने कोशिश की। सो मेरे लिए सफलता का मायने ये है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी दैट आई डिड ट्राई, मैंने किया कुछ, मैंने कोशिश किया। तो मेरे लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं बस उतने में ही खुश हो जाओ, नहीं, वाई उतने में खुश हो जाओ, ट्राई करो। नाइस। अगर आपको कोई एक बुक या एक मूवी या कोई सीरीज, क्योंकि OTT का ज़माना है सो अगर रिकमेंड करना हो, खास तौर से इमोशनल वेलबिंग और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो कुछ मैं अभी इनफैक्ट बहुत दिनों से वो किताब, मैं उसमें से टॉपिक्स लेके आती हूँ, वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट इज़ अ अमेजिंग बुक। वो बुक में ना ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आई थिंक पीपल शुड रीड दैट बुक। और वो ना हमको सेल्फ अवेयर बहुत कराती है वो बुक, द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कोई मूवी, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि पढ़ने लिखने का ज़माना चला गया है, खास तौर से वो किताबें पढ़ने का। हाँ। लोग मोबाइल में 10 आर्टिकल पढ़ लेंगे, 100-200 रील्स देख लेंगे, शॉर्ट्स देख लेंगे, हाँ, तो पढ़ेंगे नहीं। तो अगर कोई ऐसा मूवी या कुछ एक्चुअली पता नहीं, मैं मतलब वैसे आई डोंट वॉच टीवी तो मैं नहीं देखती हूँ, बट हाँ आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज़, बट बहुत सेलेक्टिव मूवीज़ मैं देखती हूँ। आई डोंट गो एंड वॉच, आइदर इट हैज़ टू बी कि मतलब बिल्कुल ही ब्रेन साइड में रख के देखने वाली होनी चाहिए, या फिर बिल्कुल ही बहुत मीनिंगफुल मूवी होनी चाहिए। सो अभी तो मुझे ऐसी कोई मूवी खास याद नहीं आ रही है कि कौन सी, बट हाँ मेरा क्राइटेरिया ये है 2 मूवीज़ का, या तो बिल्कुल ही दिमाग रख के आके देखो, या फिर हैज़ टू बी सम मीनिंगफुल मूवी। गॉट इट। कुछ नाम आता है तो आप ज़रूर याद से बता दीजिए मुझे, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। हाँ ज़रूर, श्योर। सो ठीक है। आपका खुद का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है कि जिसने आपको आज तक सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराया हो? पीपल मे नॉट रिलेट टू दिस, कि मतलब शायद इस चीज़ को रिलेट ना कर पाएँ और लोगों को लगे कि ये क्या ही बात है। मेरा जो ऐसा मोमेंट जो ना, जब लाइक आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, सो दे आर ऑल मतलब टीनेज उसमें हैं, और वो व्हेन दे से ना आजकल, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स हमेशा ये परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मम्मा मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आप समझ सकते हैं वो फीलिंग जो है। तो मुझे बड़ा फुलफिलमेंट लगता है कि यार ठीक है, मतलब यू नो आई हैव डन समथिंग वेल, यू नो व्हेन चिल्ड्रन दे से कि ओके आई वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद यू। सो वो मुझे बहुत अच्छा, मतलब इनफैक्ट रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। आई फेल्ट रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू नो द पेरेंटिंग विच आई गिवन टू माई चिल्ड्रन, कि यू नो दे आर सेइंग दिस, सो दैट इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। यूनिक एक्सपीरियंस है वो। हाँ, मतलब शायद वो लोगों को लगेगा कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड या कोई सक्सेस या कुछ, मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है। okay. आप खुद कभी जब स्ट्रेस में रहती हैं या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्ट्रेस आउट हो रही है चीज़ें, तो आप अपने लिए क्या करती है? कोई सेल्फ केयर है, ऐसा रूटीन है जो फॉलो करती है? यस, ऑफ कोर्स आई रन मैराथन, और मैं ऑफ कोर्स आई गो फॉर वेट लिफ्टिंग। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। मैं रनिंग करती हूँ और वेट लिफ्टिंग करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो ये 2 चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है। यस, एंड आई बिलीव इन योगा ऑल्सो। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं। ओके। द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के ऑडियंस के लिए अगर कुछ आपका मैसेज हो तो वो क्या होगा? राइजिंग भारत पॉडकास्ट के ऑडियंस के लिए ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगी। ज़िंदगी के हर स्टेप पे, हर जगह पे, जैसे मैंने शुरू में बोला, चाहे वो रोड पे चलते हुए, चाहे अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, हमेशा अपने रिएक्शन को वॉच करिए। आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या चीज़ आप, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, इसको वॉच करिए। और हमेशा लाइफ में एक्सेप्टेंस लाइए। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये ऐसा ही हो सकता है, देन लाइफ विल बी रियली ब्यूटीफुल।
थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने अपना एक अमूल्य समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। And thank you so much for inviting me, and thank you so much for talking on such an important topic. It was really nice to have conversation on topic like this. Thank you. So and मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है जिसमें कि हमने बहुत सारी ज़रूरी टॉपिक्स को कवर किया है। ख़ास तौर से जो इमोशनल वेलबिंग है या पेरेंटिंग है, ये हम सब के जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप इसको ज़रूर देखें और अपने चहेतों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।